तो कहने लगे रामविलास शर्मा यार, हमें मानद उपाधि तुम ही दिला सकते हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं कि कोई तुम्हें वीसी बना दे। तो हमारे उपन्यासों पर सैकड़ों लोग डॉक्टर लिखे घूम रहे हैं उपन्यासों में पीएचडी करके, और हम कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। रामविलास शर्मा जी समझ गए मंतव्य को। उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि मुझे कोई वीसी नहीं बनाएगा, और मेरे अलावा वीसी बनने के अलावा और कोई तुम्हें मानद उपाधि दिलवा नहीं सकता। इसका मतलब आपकी मानद उपाधि कैंसिल। बोले फिर तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले आज के बाद मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखूंगा। और उस प्रण को, चाहे किताब हो, चाहे डायरेक्टर रूम हो, चाहे लेटर पैड हो, सब में केवल रामविलास शर्मा लिखा हुआ है। इन के चिंतन व्यवहार से अभिभूत होने का एक कारण और था मेरा, क्योंकि जिस बात को मैंने यहाँ करके 1995 में करीब सिन्हा साहब के बारे में सुन करके, देख करके, पढ़ करके अनुभव किया, और जिनसे मैं अंदर तक गीला होता चला गया, वो गीलापन तो वो था जो 72-73 में मेरे अंदर कहीं मैं जज्ब कर चुका था। आगरा में कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ है, वहाँ पर भाषा विज्ञान में प्रवेश लिया है। मैं भाषा विज्ञान में बड़ा कठिन विषय था, लेकिन मुझे तो पढ़ना था। मैं आज बतला रहा हूँ आपको, और जग जाहिर करके बतला रहा हूँ कि मैंने आगरा में 63 में गया था। मैं 62 में हाई स्कूल किया था, 63 में गया। मेरे भाई साहब वहाँ रहते थे। 62 की चीन से लड़ाई हुई थी, हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा भारत को, यानी कि। तो वहाँ पर एक 509 वर्कशॉप है, 509 आर्मी बेस वर्कशॉप, जहाँ पर सैनिकों के और सेना के प्रयोग हेतु मशीनरी कहो, पार्ट्स कहो, या उस प्रकार के उन्हीं के संबंधित काम होता था। तो वहाँ पर हाई स्कूल इंटर किया, फिर बीए किया। कुछ नहीं मिलता मुझे जगह, जैसे सुअर कीचड़ में मुंह मारता रहता है, मैं भी मुंह मार के, मुझे पता चला कि वहाँ एमए इवनिंग में है। मैंने जा कर के अपना एडमिशन ले लिया। वहाँ के प्रसंग भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलो मैं आज, क्योंकि उसी धारा से जुड़े हुए हैं, अब वहाँ पर भी देखिए विनम्रता और दृढ़ता का कैसा अजीब संगम। विनम्रता कैसी कि एमए भाषा विज्ञान कर लिया, हिंदी में आया, नई कविता पढ़ाते थे रामविलास शर्मा जी। पहला पीरियड होता था, मैं पहले पीरियड में आ नहीं सकता था, क्योंकि आर्मी बेस वर्कशॉप होना, वहाँ तो एक एक सेकंड का हिसाब रहता है, ये थोड़ी चाहे जब भाग लो वहाँ से। तो मैं जब तक 8 किलोमीटर साइकिल चला के आता था, तब तक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का पीरियड ख़त्म हो जाता था। तो 2-4 दिन ना किसी बात के लिए आतुर और ना किसी बात से उदासीन। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक दिन सामना हो गया, अरे विजय तुम क्लास में नहीं आ रहे। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो इस पीरियड में आ नहीं सकता। बोले क्यों? मैं कहा जी मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं यहाँ 4:30 आ सकता हूँ, इससे पूर्व नहीं आ सकता। तो बोले पांडे जी से कहा होता, टाइम टेबल इंचार्ज थे। मैं कहा जी कहा,
क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं ऐसा टाइम टेबल नहीं बदलते हैं, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते नहीं रहो। तो आरपी अग्रवाल साहब से कहते, डिप्टी डायरेक्टर थे वो इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा जी उनसे भी कहा। देखिए कैसा मैं बौड़ा कि मैं कह लेता था लेकिन कोई नहीं सुनता था तो शांत रहता था, पीरियड नहीं अटेंड कर रहा, नहीं सही बाकी तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर रूम में बुला लिया, बोले बैठो। बहादुर? बोले हाँ जी। डॉक्टर आरपी अग्रवाल और डॉक्टर पांडे को मन कर ले, आज मेरा अंतिम दिवस है। आगे दोनों तो देखिए कितनी सहजता से कह रहे हैं, अरे भाई ये बेचारा आ नहीं पाता पहले पीरियड में। और पीरियड कितना महत्वपूर्ण था कि नई कविता को पढ़ाने के लिए जिस पेपर को वो पढ़ा रहे थे, जो अन्य ऐसे प्राध्यापक थे जिन्हें पता था रामविलास शर्मा जी के बाद में ये पेपर हमें पढ़ाना पड़ेगा, वो क्लास में बैठ के क्लास के साथ पढ़ते थे। तो अरे भाई देखो इसका कुछ ध्यान रखो, ये बोले जी नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। उन्होंने अपने प्राध्यापक के अहंकार से युक्त और अनुशासनबद्धता से और प्रतिबद्धता से युक्त उन्होंने कहा, अब उनका एकदम तेवर बदला। बोले देखो ऐसा है, प्राध्यापक यहाँ से वेतन लेता है, विद्यार्थी यहाँ फीस देता है, तो आप ही सोचो कि दाता की ज़्यादा चलेगी या पाता की ज़्यादा चलेगी। हम लोग प्राप्त करते हैं। और देखो मुझे बार बार ना कहना पड़े, अगर विद्यार्थी ये कहेगा कि मुझे रात को 12 बजे क्लास अटेंड करनी सहज लगती है तो हमें 12 बजे आना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कोई विद्यार्थी मेरे से आके ये ना कहे कि जी मुझे इस पीरियड में आने में असुविधा है और मेरी असुविधा का समाधान नहीं किया गया है। पीरियड बदल गया, मैं पढ़ता था। एक मेरे मित्र हैं, आज बहुत मन कर रहा है उसका भी एक टॉक करा देता। तमिल में सर्टिफिकेट कर लिया उसने एमए भाषा विज्ञान करने के बाद। वही तो पढ़ाने वाले, वही सिलेबस बनाने वाले, वही पेपर बनाने वाले, वही पेपर देखने वाले, वही नंबर देने वाले। अब जहाँ सर्वशक्ति संपन्न हो जाएगा व्यक्ति, वहाँ भला वो किस बात की चिंता करेगा। और अंतिम वर्ष सा था उनका, डॉक्टर पारसारथी। एक दिन पीताम्बर गया हुआ था इंस्टीट्यूट, सामने से डॉक्टर साहब मिल गए। अरे पीताम्बर आजकल तुम कैसा आ रहे हो यहाँ? बोले जी मैंने एडमिशन ले रखा है। बोले किस में? अब पीताम्बर ने एडमिशन तो ले लिया था क्योंकि ना तो क्लास लगती थी ना कुछ लगती थी ना कुछ ज़्यादा ध्यान था। बोले जी वो तमिल डिप्लोमा में ले रखा है। उन्हें पारसारथी जी के व्यक्तित्व पर इतना अधिक अविश्वास था कि धीरे से कहते कि पीताम्बर क्लास लग जाती है। पीताम्बर कैसे झूठ बोलता है इतनी सरलता के सामने। बोले जी नहीं लगती। कारण जो मैंने बतला दिया है। पारसारथी जी ने सिलेबस बनाना है, उन्होंने पेपर बनाना है, उन्होंने पढ़ाना है, उन्होंने परीक्षा को पेपर देखने हैं, उन्होंने रिजल्ट देना है। वो काहे को डरेगा? आदि से अंत तक गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक तो वही मालिक हैं उस गंगा के। इसलिए चाहे जहाँ नदी चलाएं, चाहे जहाँ मछली पालन करें। बोले अच्छा ऐसा है, कल से तुम्हारी क्लास रोज लगेगी, ध्यान रखना। अब पीताम्बर ने सोचा ये और नया क्लेश होगा, अच्छा खासा पास पूस करके चला जाता बिना किसी क्लेश के। अब ये कोई ना कोई नाटक रचेंगे मेरी जान के लिए। पीताम्बर चला गया, पारसारथी जी को बुला लिया। पारसारथी जी आपका रिटायरमेंट कब है? बोले जी बस मेरा तो यही सत्र है। ओहो, अरे भाई मुझे तो तुमसे तमिल सीखनी थी। देखिए कहाँ से बात को उठाया है। बोले डॉक्टर साहब आपको तो तमिल आती है। बोले सिद्धांत पक्ष आता है, व्यवहार पक्ष नहीं आता। अच्छा कोई क्लास व्लास है तुम्हारी? अब वो भी निश्चिंत होकर जी रहे थे। मैं पेपर अहम ब्रह्मास्मि, अब ब्रह्म क्यों सोचे किसी बात के लिए? और लोग सोचे ब्रह्म के बारे में। उन्होंने भी
हठ योग की मुद्रा में बैठे, ध्यान किया, तब जाकर याद आया हाँ एक क्लास है, एक लड़का है, हाँ एक है जी, और वो ऐसा है जी, वैसा है। तो बोले कौन सा पीरियड है? देखिए, नेक नियति के सामने नियति भी कैसे झुक जाती है। बोले डॉक्टर साहब ये पीरियड है। टाइम टेबल देखा अपना, ओहो ये तो मेरा खाली है। नियत के सामने नियति अपने आप ही नमस्कार खो रही है। बोले अच्छा ऐसा है पार्थसारथी जी, अपने विद्यार्थी से कह देना कल से क्लास लगे और मैं भी बैठूंगा क्लास में। 15 दिन तक एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर डॉक्टर रामविलास शर्मा एक विद्यार्थी की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंद्रह दिन तक दोनों को ढाल लिया। उन्हें पढ़ाने की मनस्थिति में ले आए, इसे पढ़ने की मनस्थिति में ले आए, और उसके बाद में जाना बंद कर दिया। किस डायरेक्टर के पास आज इतनी ऐसी मनस्थिति है? समय नहीं, सोच नहीं, मनस्थिति है। उसी का ऐसे दो व्यक्तित्वों से जहाँ कोई ढला हो, पला हो, वो भला कैसे कर्तव्य विमुख होकर के जी सकता है? आत्मश्लाघा नहीं है, आत्म पवित्रता है। ये रामविलास शर्मा जी जब भी डायरेक्टर रूम में पढ़ाते थे तो वो फीते वाले जूते नहीं पहनते थे। तो जब पढ़ाते थे तो अपने जो लोफर शूज होते उन्हें नीचे रख कर और ऊपर रख कर तब के 72, 73, 74 की बातें मैंने कैसे आत्मसात की हैं कि आज भी मैं पूरे जीवन में क्लास में बैठता तो जूते चप्पल। इसलिए क्या भूलूं, क्या याद करूं। जो घनीभूत पीड़ा थी, इस चरित्र व्यक्तित्व को जीने का सुख भी है और दुख भी है। जो आज आपने बात की ना, थोड़ा गेटअप बना लो, तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 68-70 में मिला होगा। अच्छा जी। तो कुछ लोगों ने कहा कि रामविलास शर्मा जी ने अप्रोच लगा के 5,000 की राशि थी। खैर आज तो वो 2-2.5 लाख के बराबर है। तो रामविलास जी के पास वहाँ से फोटो, वहाँ से वो आया फ़ोन अकादमी से कि जी आपका व्यक्ति परिचय छापना है तो आपकी कोई फ़ोटो हो तो। रामविलास जी बोले भाई मेरे तो एक ही बार फ़ोटो खींची है और वो भी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर एक कला कुंज फ़ोटो स्टूडियो है, उसके पास है, उसका फ़ोन नंबर ये है। ओहो। उन्होंने उसको फ़ोन किया तो वो बनियान वाली फ़ोटो भेज दी, बनियान में बैठे थे। वहाँ के बालकृष्ण राव कवि थे तार सप्तक के, तो वो वीसी थे आगरा में। ये थे, देखिए मैं एक और थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। तब ये बीए के विद्यार्थी थे। ये उन्नाव के रहने वाले थे, उन्नाव के ही रामविलास शर्मा वो निराला थे। तो निराला से ये काफ़ी छोटे थे, तो निराला जी को ये अपना बड़ा भाई मानते थे। और निराला जी इन पर इतने लट्टू थे कि जब बीए के विद्यार्थी थे तो कहीं कवि सम्मेलन होना था तो निराला जी थे। उन्होंने कहा आज के कार्यक्रम कवि सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास शर्मा, वो तो झिनक थी उनकी, तो जो हो गई। तो ये बोले
नीरज, अरे कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डिग्री दे ना दे मुझे क्या पता, नहीं देगी तो तुम क्या डॉक्टर नहीं बनोगे, बैठो। अच्छा, उनका कहना तो ना तो पिटने को तैयार रहे, वो कूटते थे जो उनकी बात नहीं मानता। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में थे ये मूलतः। वहाँ के हेड इस बात से बड़े परेशान थे कि ये प्रतिभा संपन्न है लेकिन सहज बहुत है, और इसके पास तो हिंदी और इंग्लिश के दोनों के लोगों की भीड़ लगी रहती है। तब साम्यवाद का जोर भी था, तो मन ही मन ईर्ष्या रखते थे। तो एक दिन बोले रामविलास शर्मा, बोले हाँ, बोले आगरा में एक BR कॉलेज है, बलवंत राजपूत कॉलेज था वो, तो बोले वहाँ जगह निकली है और वहाँ आप अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा। ये समझ गए कि अभी ये मुझे यहाँ नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। अच्छा। और किसी की विशेष को फुलफिल करने के लिए आदमी आगरा जैसे शहर के कॉलेज में आके पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, कितना कठिन काम। ये डॉक्टर रामविलास आके ज्वाइन कर लिया, पढ़ाते रहे। लेकिन कॉलेज राजपूतों का है, ब्राह्मण तो प्रिंसिपल बन नहीं सकता वहाँ। तो आखिर शायद 55 के करीब आयु होगी, तो 55-56 की। तो राव साहब वहाँ थे। राव साहब ने एक दिन अपने इनको, तो साहित्यकारों में मीटिंग हुई, क्या रामविलास शर्मा वहाँ उन प्रिंसिपल तो बनाएंगे नहीं, कुछ इनका किया जाना चाहिए। तो KM इंस्टीट्यूट में डायरेक्टरशिप की पोस्ट खाली थी। ओके। KM इंस्टीट्यूट सीधा VC के अंडर में था, उसी के 3 इंस्टीट्यूट हैं। आगरा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरह से नहीं है। ओके। वो तो एक ऑफिस है। अच्छा। एफिलेशन था वहाँ से सबका। इंस्टीट्यूट तो 3 ही थे, सोशल साइंस ये और एक होम साइंस, विशेष जो शिक्षा के आयाम थे। तो रामविलास शर्मा जी ने फ़ोन किया, नहीं बालकृष्ण राव जी ने फ़ोन किया, अरे भाई रामविलास शर्मा जी, बोले हाँ, बोले यार वो KM इंस्टीट्यूट में जगह खाली है डायरेक्टर की, और आप वहाँ जाओ। यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर है, अब वहाँ प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल। तो इन्होंने कहा जो भी बीच में और गैप्स आए होंगे, पूरी तो बात यहाँ तक नहीं आती, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं थी। मतलब किसी के उपकार नहीं, उपहार ले सकते हैं, उपकार नहीं ले सकते। तो उसने ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या है, बढ़िया है। अब ये भी तार सप्तक के कवि थे। बालकृष्ण राव आंध्र के थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं माँ, बोले नहीं यार तुम ऐसा, बोले अच्छा मैं एक तरह से आ सकता हूँ। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात है, आंखें नम ना हो तो क्या हो। बोले मैं डिप्टी डायरेक्टर आने को तैयार हूँ, अगर 1000% दे दी यहाँ डायरेक्टर आए तो। 1000% दे दी। चंडीगढ़ में थे हेड हिंदी के। अब चंडीगढ़ का आदमी आगरा में क्यों जाएगा। अब वो ये तू डाल में पात। राव साहब ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा व्यक्ति। उसने कहा अच्छा ऐसा है, मैं उनके पास उनके नियुक्ति पत्र भेज देता हूँ, तुम यहाँ डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन कर लो। उन्हें पता है वहाँ से सहमति नहीं आएगी, तब ये बनेगा। पहले उससे शाखा से काटूँ जहाँ से चिपका हुआ है BR कॉलेज से। आगे वही हुआ भाई, वो तो आ नहीं रहे, तुम भी अब डॉक्टर, जो कुछ भी होगा बीच में पर्दे के पीछे तो हमें विद्यार्थियों को कौन बताएगा इतनी सही बातें। लेकिन हाँ, एक दिन चार्ज ले रहे थे। देखिए नियमबद्ध कितना है। चार्ज ले रहे थे तो खेड़ा वहाँ हेड क्लर्क थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। बोले खेड़ा साहब ये गाड़ी है इंस्टीट्यूट के नाम। बोले हाँ जी, कहाँ है। बोले रजिस्ट्रार साहब के पास है। रजिस्ट्रार बहुगुणा के नाक का बाल था, जो CM था। तो खेड़ा से ज़्यादा नहीं पूछा कब से है, क्यों है, कैसे है ना। बोले फ़ोन मिलाओ। रजिस्ट्रार साहब को फ़ोन मिलाया।
बोले भाई मल्होत्रा जी, ये एक गाड़ी है इंस्टीट्यूट के नाम, और मुझे पता चला है कि आपके पास है। बोले हाँ डॉक्टर साहब मेरे पास है। बोले फिर अगर आप नहीं रखनी है तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, और यदि ये इंस्टीट्यूट की ही है तो फिर इसे यहाँ भेज दो। बोले डॉक्टर साहब मैं आपके पास भेज दूंगा, ये सुबह शाम आपको ले आया करेगी, छुड़ाया करेगी। बोले मैं लिख के दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। बोले अब मुझे ये बतला दो कि मैं इसे काटूँ या भेज रहे हो। ओहो। रजिस्ट्रार तो बड़ा है, डिप्टी डायरेक्टर से, और वो भी राजनीतिक वर्चस्व का व्यक्ति। बोले ऐसा है, अब भेज दो, और ये सोच के भेज दो कि फिर ये यहाँ से आपके यहाँ नहीं जाएगी। और साहब इतनी ईमानदारी के सामने कौन सर उठा सकता है? कितना बड़ा भ्रष्ट हो वो, अंदर से तो आदमी ईमानदार है ना, परिवेश ने बेईमान बनाया है, जन्म से थोड़ी बेईमान है। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आगे साहब जो कुछ हुआ सो हुआ। एक दिन, अब आप देखिए कहाँ तक बात उखाड़ूं। क्लास जाके अंदर बैठे डायरेक्टर रूम में, 1500 विद्यार्थी थे हम, क्योंकि शेष यूनिवर्सिटी के एमए अलग थे और इंस्टीट्यूट के एमए अलग थे। ओके। तो हम इवनिंग, क्योंकि मैं सर्विस करता था 509 में, मैं टर्नर था, खराद मशीन सुनी है। अरे तो बैठे एक कोने में एक व्यक्ति बैठे हैं, रामविलास शर्मा जी, क्लास बैठ गई। बोले भी कोई बतलाएगा ये कौन बैठे हैं? मैं भाषा ज्ञान में भी रह चुका था, हिंदी में भी आया था, तो टीचर की एक कमी होती है, मजबूरी होती है कि वो या तो जिसका नाम, लड़के तो यूँ कर लेते हैं, उनको आँख मिलाई तत्काल ही खड़ा कर लेगा। तो मेरा नाम भी पता था। मैंने कहा रामविलास जी पूछेंगे, मैंने कहा रामविलास जी बेकार की बात नहीं करते, रामविलास ये पेपर पढ़ा रहे हैं बूंद और समुद्र, इसके लेखक अमृतलाल नागर। जब तक ये मैंने परिक्रमा पूरी की तब तक बोले विजय बतलाओ। मैंने कहा जी अमृतलाल नागर। वो बैठे थे। भाई अमृतलाल आगे आ जाओ। भाई देखो बूंद और समुद्र इनका उपन्यास है, इसके बारे में जो भी तुम्हारे जिज्ञासा, विरोध, प्रश्न हो सारे आज कर लो, क्योंकि इनसे ज़्यादा सटीक उत्तर कोई नहीं दे सकता। उपन्यास कर बैठा, होगी बातचीत, उस विषय को तो क्या बढ़ाना है। एक दिन डायरेक्टर रूम में बैठे थे, क्लास बैठी थी, घंटी बजी फ़ोन की, तब मोबाइल फोन नहीं थे, ये थे। अरे हाँ राव साहब कैसे? अरे भाई सब लोग बैठे हैं यहाँ और आप मीटिंग है आज और आपके इंतज़ार कर रहे हैं। बोले मुझे पास तो कोई सूचना नहीं है। बोले नहीं पत्र गया है आपके पास और ये है, हमारे सामने बात हो रही है। तो वो चोगे पे हाथ रख के तब करते थे। बोले बहादुर, बोले हाँ खेड़ा साहब को बुलाओ। खेड़ा साहब आए। बोले भाई वो कोई मीटिंग का पत्र था। ओह डॉक्टर साहब पत्र तो आया था, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहा उससे। अब देखिए कितने त्रिभुज में फंसे हुए हैं, एक तरफ वीसी, दूसरी तरफ खेड़ा, तीसरी तरफ विद्यार्थी। और कितना निर्मम और सात्विक न्याय कर रहे हैं। ओह पत्र तो मेरे साथ, देखिए हमारे सामने। ओहो। वो पत्र तो मेरे पास है, लेकिन मैं तो, अच्छा ऐसा है आप मीटिंग शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने सोचा खड़ा हो गया होगा, और पीछे ही थे इंस्टीट्यूट था, जितनी दूर यहाँ से ये चौक है सलारपुर रोड, और हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। कितनी बार झूठ बोला।
फिर लोग उठ के चले गए। वहाँ जो कुछ भी सब जानते थे इस प्रकार का चरित्र है ये। तो इसलिए विनम्रता, कठोरता, नियमबद्धता, सात्विकता, इस सब का निर्वहन करना एक साथ। आजकल दिव्य हिमाचल को लोकसभा को करता है कवर। ओके। तो कैथल थे हम, तो किसी कारणवश वो मेरे साथ आगरा गया। तो अगले दिन हमें आना था रात को 9 बजे की ट्रेन से, पैसेंजर चलते आगरा से दिल्ली के लिए। मेरे से बोला जी मुझे तो उनके दर्शन करा दो। तो उनका नियम था वो शाम को 5 से 8 बजे तक किसी से नहीं मिलते थे रामलाल, क्योंकि वो उन्होंने शायद 55 की उम्र से ही लिखना छोड़ दिया था, बोलते थे और लेखक अच्छा। लिखता था। तो मुझे ये पता था कि इस टाइम में वो कोई फ़ोन अटेंड नहीं करते, ना कोई करता, क्योंकि एक दिन डिप्टी डायरेक्टर आर.पी. अग्रवाल साहब थे, मेरे पीएचडी टॉपिक का कुछ सिलसिला था। तो मैंने कहा जी फिर आप उनसे, अरे नहीं अपनी बात कर सकते सर। तो वो बोला, मैंने कहा भाई वो इस टाइम तो बात किसी से मिलते नहीं है। बोले जी मैं तो दर्शन कर वगैरह जाऊँगा नहीं। मैंने कहा तूने तो मुझे फंसवा दिया। खैर मैं उसे ले गया। ये जो संकोच और धूर्तता का मिला जुला संगम है, ये धूर्तता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर से नहीं फ़ोन अटेंड कर रहा वो मेरे से क्यों मिलेगा, मेरी क्या बिसात है। लेकिन एक हनुमान के भी तो अपने अधिकार हैं। मैंने जाकर घंटी बजाई, पीएन आया, बोले हाँ जी। मन का भाई 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। बोले जी अगर आप नज़दीक हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा मुझे पता है। मैं कहा ये मेरा विद्यार्थी है, ये केवल 2 मिनट देखना चाहता है। मैं हरियाणा से आया हूँ। बोले, मैंने कहा एक बार कह दो, उनका जो उत्तर हो चले जाएंगे, ये सब संतुष्ट हो जाए। सब आए, अरे विजय तुम्हें पता तो है। मैंने कहा जी मैं मजबूर था इसके लिए। बोलो और ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। जब मैं पढ़ रहा था तो एक दिन छुट्टी पर थे वो रामविलास शर्मा जी, अगले दिन आए, मुझे बुलाया। तब मैं शायद दोनों एमए कर चुका था। कोई और प्रसंग पे, अरे तुम कल वनस्थली क्यों नहीं आए? मैंने सोचा अरे नहीं तुम्हारा तो कल हो जाता। मैं वो कैसे? बोले मैं गया था। बोले मैंने तुम्हारा नाम देखा, मैंने मन बना लिया था, लेकिन तुम आए नहीं। मतलब विद्यार्थी के लिए अध्यापक बड़े से बड़ा अनाचार कर लेता है। ये अनाचार था। रामविलास शर्मा समझौता करें, लेकिन विद्यार्थी के लिए कर सकते। जबे चले भादों नदी तबे चले गहराए, अर्थात जब मन में भावनाओं का आवेग फूटता है तो रोके नहीं रुकता। इसलिए जब डॉक्टर सिन्हा की बात हो, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की बात हो, या और भी व्यक्तित्व हैं ऐसे, रामविलास शर्मा जी और अमृतलाल नागर के बीच में अभिन्न संबंध थे। तो एक दिन रामविलास शर्मा जी से कहने लगे अमृतलाल नागर, 18-20 उपन्यास हैं उनके, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, बूंद और समुद्र आदि आदि। तो कहने लगे रामविलास शर्मा यार, हमें मानद उपाधि तुम ही दिला सकते हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं कि कोई तुम्हें वीसी बना दे। तो हमारे उपन्यासों पर सैकड़ों लोग डॉक्टर लिखे घूम रहे हैं, उपन्यासों में पीएचडी करके, और हम कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। रामविलास शर्मा जी समझ गए मंतव्य को। उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि मुझे कोई वीसी नहीं बनाएगा, और मेरे अलावा वीसी बनने के अलावा और कोई तुम्हें मानद उपाधि दिलवा नहीं सकता। इसका मतलब आपकी मानद उपाधि कैंसिल। बोले फिर तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं एक काम कर सकता हूँ,
बोले क्या? बोले आज के बाद मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखूंगा। और उस प्रण को, चाहे किताब हो, चाहे डायरेक्टर रूम हो, चाहे लेटर पैड हो, सब में केवल राम विलास शर्मा लिखा हुआ है। चलिए, इस धारा को तो कहीं ना कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है।